सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। आज एनडीटीवी का ये इलेक्शन कार्निवल रांची के बाद पहुंच चुका है हजारीबाग, और मेरे ठीक पीछे यहाँ पर हजारीबाग डिज्नी कार्निवल चल रहा है। तो आज होगा अनोखा संगम हजारीबाग कार्निवल का एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल के साथ। हजारीबाग अपनी प्राकृतिक संपदा और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोल रिजर्व भी है। 13 तारीख को यहाँ पर वोट पड़ेंगे। शहरी इलाका है, इसीलिए चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, काफी हलचल है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास पैनल भी है। तो सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। इन सबका स्वागत है। मुन्ना सिंह है, कांग्रेस उम्मीदवार हजारीबाग सदर से। अमरदीप यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। किशोरी राणा निर्दलीय सदर से उम्मीदवार हैं। अमन कुमार उम्मीदवार है निर्दलीय से, ये बड़का गांव से। और बटेश्वर प्रसाद मेहता निर्दलीय हैं बरकट्टा से। आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। आप लोगों से चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हजारीबाग की जनता से जानना चाहूँगी, क्योंकि देश की जनता आप लोगों को सुन रही है और देखेगी भी। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये नाम कैसे पड़ा है। तो आप हजारीबाग के हैं, आप जानते हैं हजारीबाग का नाम क्यों पड़ा है? हजारीबाग को हजारों बाग का शहर कहा जाता है। इतिहास हम लोग तो यही जानते हैं, इसी वजह से हजारीबाग नाम पड़ा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हजारीबाग में। हाँ, हजारीबाग बाघों का शेर था, इसीलिए शेर जैसा हजारीबाग नाम पड़ा गया। पूरा जंगल था ही, शेरों का शेर है यहाँ, इसलिए हजारीबाग है। आपको क्या लगता है क्यों नाम पड़ा हजारीबाग? ये सही है कि हजारीबाग बागों का शहर था, मतलब फूलों का, जंगलों का खूबसूरत शहर था। तो इसी वजह से हजारीबाग का नाम, बागों का शहर हजारीबाग नाम पड़ा। इतिहास यही बताता है हम लोग को। तो बागों का शहर हजारीबाग हजारों बगीचों का शहर था, और इसीलिए इस इलाके का नाम हजारीबाग पड़ा। मुन्ना सिंह जी, हजारीबाग वो इलाका है जो शहरी क्षेत्र माना जाता है राज्य का। प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, खूबसूरती इसकी देखते ही बनती है। आज जब हम रांची से यहाँ पहुँचे तो हम खूबसूरत पहाड़ियों से गुजरे और हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इसके एक राजनीतिक मायने भी है। शहरी इलाका होता है तो बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर लेती है। तो ऐसे में क्या इन चुनावों में आप लोगों की तैयारी ज़्यादा अलग होगी, ताकि आप लोग पिछले बार के मुकाबले बीजेपी को और ज़्यादा कड़ी टक्कर दे पाए? देखिए, ऐसा है कि इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो व्यक्ति लोगों से जुड़ा होता है वो न समाज न धर्म के बंधन में होता है। उसका निजी संबंध और उसका व्यावहारिकता ही मुख्य रूप से काम करता है। यही सोच पे हम आगे चल के बढ़ रहे हैं। आदिवासी बहुल प्रदेश है, तो ये बताइए कि आदिवासी बहुल प्रदेश में शहरी इलाकों में प्रदर्शन तो अच्छा कर लेते हैं आप लोग, लेकिन जहाँ आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ आप लोग क्यों पिछड़ जाते हैं? देखिए, वैसा बात नहीं है। हम लोग झारखंड में आदिवासी क्षेत्र है दुमका, वहाँ से श्री बाबुल मरांडी जी हम लोग के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। जब उस समय वहाँ वह सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे। और लगातार श्री अर्जुन मुंडा जी जो कोल्हान के क्षेत्र में, उनका खरसावां क्षेत्र है, वो शहरी क्षेत्र नहीं है, फिर भी वहाँ से वो जीते। और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने झारखंड में नेतृत्व किया। और झारखंड में जहाँ भी आदिवासी क्षेत्र है, चाहे आप देख रहे हैं सुदर्शन भगत जी गुमला से, चाहे समीर उरांव जी वहाँ से उस क्षेत्र से विधायक रहे। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास,
और सभी क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र है, सभी क्षेत्र के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है और उसका विकास करती है। अमन कुमार जी, ये बताइए कि किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं। देखिए, हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा? जी हाँ। जी, देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि हम भारत को जल्द जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। जैसे कि जब हमारे भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगे। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां हमारा पर्व त्योहार पर कोई पत्थर ना चलाए। हम एक ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे यहाँ नहीं घुसे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बांग्लादेश घुसपैठियों को भगा देंगे, ठीक है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी है वो असल में भारतीय जनता पार्टी है या जेवीएम के सारे बोरो प्लेयर उसमें भर गए हैं। जेवीएम के बोरो प्लेयर है। बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, लग रहा है। बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। तो आप बीजेपी की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग दिन और रात जो है बीजेपी में समर्पित, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। पूरा परिवार हम लोग बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग हैं। लेकिन रूस हम लोग इसलिए चल रहे हैं कि बीजेपी ने अपने जो कार्यकर्ता 20 साल उसके पीछे काम कर रहा है, उन लोगों को टिकट नहीं दे करके और सभी जेएमएम वालों को, कांग्रेसी को, सारे सेकुलर नेताओं को डालने का काम। अगर सेकुलर नेता को पार्टी ज्वाइन कराइएगा और बोलिएगा कि झारखंड से बांग्लादेश अमरदीप जी से इनका जवाब ले लेते हैं कि मुद्दे आपके हैं, आप जैसी बातें करते हैं लेकिन नाराज चल रहे हैं, तो आपके लिए नुकसान ही होगा, वोट काटेंगे। अमन जी हमारे छोटे भाई हैं, इनका एक एक विषय पर मैं अभी बात करता हूँ। भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र हिंदू राजनीतिक दल है। भारत में एकमात्र वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर इस देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास है कि हिंदू राष्ट्र जब भी बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ही बनेगा। 370 हटा तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, और राम मंदिर बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो ये जितने भी विषय है बांग्लादेशी घुसपैठ का, आज इस विषय को जोर से उठा रहा है भारतीय जनता पार्टी। आदिवासियों की जनसंख्या घटी है, संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी माताओं और बहनों का अत्याचार हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ से आए उसके जो सेकुलर नेता लोग, उनके कारण वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका उस आसपास के क्षेत्रों में जमाई टोला बसा हुआ है। मेरा प्रश्न है, जवाब दे रहा हूँ। अमन कुमार जी टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, तो अमन कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता कब लिए, किस स्थिति को, किस नेता के सामने लिए? समर्थक थे बोल रहे हैं, बट नाराज हो गए आपकी लीडरशिप से, राज्य की लीडरशिप से। त्याग पत्र कब दिया या किस पद पर थे? ना मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, ना मैंने कहा कि और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम हजारीबाग के मुद्दों की बात कर रहे हैं। इस बार किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? आप दोनों से मेरा सवाल है कि डेमोग्राफी में बदलाव की बात बीजेपी इस वक्त कर रही है, आरोप लगा रही कि राज्य सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। आपको लगता है चुनावी मौसम में इस मुद्दे की याद आई है? आप दोनों से जवाब, पहले आप। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को हमारा झारखंडी जोहार। आज जो झारखंड की स्थिति बनी है 24 साल के अंदर, हम वादे के साथ कहते हैं कि 50 लाख से ऊपर प्रवासी मजदूर आज बाहर जाकर के मर रहे हैं। इसका लेखा जोखा सरकार के पास आज तक नहीं है, ना ही उसको रोजगार दिया जा रहा है। तो कब तक ये यहाँ की जनता इस तरह से झेलते रहेगी? शिक्षा का वही हाल है, स्वास्थ्य का वही हाल है, कोई भी सरकार चलाए। लेकिन जो यहाँ होना चाहिए, जब झारखंड अलग हुआ तो क्या सोच करके हुआ? आज कोई भी बोल दे, जितने भी बैठे, क्या झारखंड की उन्नति है, प्रोग्रेस है? यहाँ के मजदूर क्यों वहाँ जाते हैं? आप तो बीजेपी में रह चुके हैं। मैं सबसे पहले तमाम दर्शकों को बटेश्वर प्रसाद मेहता की ओर से हार्दिक अभिवादन। मैं बीजेपी में था, बीजेपी में हमने विलय किया हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने। मैंने जेवीएम से चुनाव लड़ा था, बरकट्ठा विधानसभा से लगभग 35,000 वोट हम लाए थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जानकी यादव हारे थे। 14 हम जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े थे, 18,000 वोट लाए थे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव 14 भी हारी थी। अभी जो अमित यादव जी हैं, और अमित यादव जी निर्दलीय जब चुनाव आ गया तो फिर ही मोटी रकम देके भारतीय जनता पार्टी में घुस करके टिकट ले लिए। और इस बार भी वो जो जनता का चाहत है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की बरकट्ठा में बुरी तरह हार होगी। मैं बरकट्ठा की जनता की आवाज के रूप में मैं लड़ने आया हूं और जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि चुनावों से पहले ही इस तरह के मुद्दों की याद आती है, जो असल मुद्दे हैं जिसकी बात किशोरी जी कर रहे थे,
क्या वो मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं? रोजगार हो, विकास हो, सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। आपको मैं बता दूं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाया हूं। 81-82 में मैं स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर महतो विद्यालय चंदा का निर्माण मैंने कराया और बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त कराया। 2004 में जगन्नाथ महतो इंटर महाविद्यालय उर्का कॉलेज का निर्माण कराया। आत्मदाह देकुरी नदी पुल के लिए आत्मदाह का हमने काम किया, जो पुल बनकर तैयार हो गया। दाढ़ी घाघर में वोट का बहिष्कार किया था। 14 में हम चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद भी हम जाके पुल बनवाने का संघर्ष के माध्यम से काम किया। तो जन मुद्दा मेरा प्राथमिकता है, संघर्ष मेरा एक इतिहास है और संघर्ष के बल पर ही मैं राजनीति करने का मन बनाया हूं। जन मुद्दे आपके लिए खास हैं और उसी पर आप वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जनता से अब हम पूछेंगे कि क्या ये मुद्दे हैं जिसको सोचकर वो वोट डालेंगे। आप यहाँ के हैं, आप वोटर हैं हजारीबाग के। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनावों में? मैम ये शिक्षा है मैम, शिक्षा का क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और ये स्वास्थ्य के फील्ड में मैम, ये इस फील्ड में ज़्यादा विकास होना चाहिए। तो जो प्रतिनिधि इस पर बात करेगा, काम करेगा, उसको आप वोट दें? जी मैम बिल्कुल। आपके लिए मुद्दा क्या है? मैम हमारे लिए मुद्दा केवल बेरोज़गारी जो है उनको दूर करना और हमारे जो यहाँ झारखंड में जो स्वास्थ्य स्थिति जो है दिन ब दिन पूरी तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। कभी डॉक्टर की वजह से हमारे यहाँ के जो मरीज़ हैं वो मतलब बिना डॉक्टर के वो मर जाते हैं या फिर उनको सही समय से उनका इलाज नहीं होता है। तो मेरा दो ही मुद्दा, शिक्षा, बेरोज़गारी और स्वास्थ्य। इस पर बात हो और इस पर काम हो और यही वोट पाने का एक जरिया बनेगा। यहाँ के वोटर ये कह रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको सोचकर आप वोट डालें? पहला मुद्दा हमारा हजारीबाग में जितने भी हमारे होश में जितने भी नेता मंत्री हजारीबाग से क्रॉस किए हैं, मैं डेवलपमेंट और विकास के मामला में पूछना चाहूँगा कि डेवलप विकास किसे कहते हैं? लोग बोले रोड बनता है, बिजली आया, नाली बना, वो विकास है। बीजेपी कांग्रेस दोनों से जवाब या बीजेपी पे जवाब चाहिए? मुन्ना सिंह जी, आप जवाब देंगे पहले। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि अभी जो एक नया मुद्दा स्टार्ट किया गया है बांग्लादेशी घुसपैठ का, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है ना उसको चेंज करके भारतीय जुमले पार्टी करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जब जब चुनाव आता है तो इनको नया नया जुमला याद आता है। आज एक चीज़ बताइए, आप सभी लोग, क्या होम मिनिस्ट्री किसके पास है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर बांग्लादेश से घुसपैठिया हुआ तो आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जवाबदेही आपकी है ना, आप होम मिनिस्टर हैं। अगर बांग्लादेश से घुसपैठी हो रहा है तो इस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है, सारा सिस्टम आपका है। तो आप ये जो बोल के एक जुमला छोड़ के लोगों को भरमाने का काम करते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। पहली बात, हम लोगों को क्या हो रहा है, हम लोगों को जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं ऊपर के, ये सिर्फ पब्लिक को बरगलाने का काम करते हैं। एनआरसी आएगा भाई, एनआरसी मेरे में क्या आएगा? एनआरसी यहाँ पे मेरा क्या, झारखंड बिहार के लोग बाहर हैं, अलग लोग हैं रह रहे हैं यहाँ पे। देखो मेरी भाई पहले बात सुनो, हमारा कहना है आप मेन मुद्दे पे आइए। अभी हमारा जो सरकार है वो जवाब देते हैं आप लोग एक करके। आपका जो ग्रीवांश से अपेक्षा उसकी मैं पहले बात करता हूँ। सबसे पहले हमको बात एक खत्म करनी है, फिर भी बोलिएगा। अभी दूसरा बात है, अभी हम लोग का सरकार ने एक योजना लाई यहाँ पे, जन कल्याणकारी योजना, मैया समान योजना, जिसमें समूचे सारे बिरादरी, कोई भी आदमी जिसका ग्रीन कार्ड हो, हरा कार्ड हो, कोई व्यक्ति, कोई महिला जो 21 साल से 50 साल तक है, उसको 1000 रुपया से एक सहयोग राशि, सम्मान राशि देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला आ गया कि हम 2100 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। कब देंगे? पतने लाइन में लिख दिया गया दिसंबर से देंगे। 15 लाख रुपया हम लोग खाता में आ गया क्या? आया? आज हम लोग के सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया कि सारी महिलाओं को 2500 रुपया हम दिसंबर से जो पैसा हम 1000 रुपया दे रहे हैं उसको बढ़ा के हम लोग 2500 रुपया सारी माताओं बहनों को लोग 2500 रुपया देंगे। हमारे सरकार ने 200 यूनिट तक जिन भाइयों का बिजली बिल बकाया था, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, सारे पैसे को माफ़ करने का काम किया गया। और एक ये ला दिया गया कैबिनेट से करा के कि 200 यूनिट तक बिजली बिल जिसका भी रहेगा उसको कोई बिजली बिल देने की आवश्यकता नहीं है, मुफ्त बिजली देने का काम किया गया 200 यूनिट तक। तीसरा योजना है, जो भी नौजवान हैं वो अगर चाहते हैं कमर्शियल व्हीकल लेना, उसमें उनको सब्सिडी है। आप अपना व्हीकल लें, हाईवा लें, स्कॉर्पियो लें, जो लेना चाहते हैं लें, और अपना आप स्वरोजगार को, चूँकि जॉब तो लिमिटेड है,
जॉब का जो व्यवस्था है वो तो ऐसे भी अभी हमारी सरकार में एक प्रस्ताव चल रहा था कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल जहाँ जहाँ चल रहा है स्टेट में उसको आगे जाके उसको कंटिन्यू करने का प्रस्ताव हम लोग का है। जैसे नगर निगम के कर्मचारी 1 मिनट जी, नगर निगम के सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थे वो मिले थे जाके, माननीय हमारे जो नगर विकास मंत्री है उनसे, उसमें ये बात हुआ है प्रस्ताव, लेकिन तब तक आचार संहिता लग गया, थोड़ा पहले लग गया, नहीं तो ये घोषणा आ गया रहता कि जहाँ पे भी लंबे समय से लोग कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल में काम कर रहे हैं उन लोग को रेगुलर करने का काम किया जाएगा। पर मुन्ना सिंह जी, सवाल तो यही है ना कि चुनावों से पहले आप, अब आचार संहिता लग गया आप कह रहे हैं, तभी फैसले नहीं लिए गए, लेकिन 5 साल तो सरकार रही। ऐसे में अब ये सवाल भी वाजिब है क्योंकि हम ना दिल्ली से बैठकर यहाँ की राजनीति को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि चुनावों से ठीक पहले रेवड़ियाँ बांटने का कंपटीशन हो जाता है। आपने मैया सम्मान योजना की बात की, तो यहाँ से आया कि हम गोगो योजना शुरू करेंगे, तो ये एक कंपटीशन है चुनावों से पहले वोटरों को लुभाने का। पहले याद नहीं आता चुनावों से पहले आप लोगों को? देखिए, अभी 2014 से 2019 रघुवर दास जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वह सरकार 1 रुपया में महिलाओं के नाम पर जमीन का रजिस्ट्री करवाती थी। अगर ज़मीन की कीमत 50 लाख रुपये तक है तो 50 लाख रुपये तक की ज़मीन की रजिस्ट्री 1 रुपया में अगर आप किसी घर के महिला के नाम पर करवाते हैं तब। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप मुझे थोड़ा स्पेस दें कि जब 1 रुपया में महिलाओं के नाम पर ज़मीन का रजिस्ट्री होने लगा, घरेलू हिंसा की घटनाएं कम हो गई। पुरुषों के नज़र में महिलाओं का इज्जत और प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ गया। उनको लगा कि अगर हम घर के महिलाओं को नाराज़ करेंगे तो हमारा जो बजट 50 लाख तक ज़मीन का कीमत जो होगा उसका ज़मीन का रजिस्ट्री का जो है 1 रुपया में हो रहा है, अगर वो महिलाएं नाराज़ हो जाएगी तो हमको पैसा पे करना होगा। इसलिए उनको मिला कर चलना होगा, सामाजिक और पारिवारिक एक स्वच्छ वातावरण लेकर चलना होगा। और रघुवर दास जी की इस सरकार के इस योजना के कारण 5 वर्षों में घरेलू हिंसा की घटनाएं नहीं हुई। और हेमंत सोरेन सरकार ने 1 रुपया का जमीन का रजिस्ट्री बंद कर दिया। उसके बाद से आप देखो महिलाओं पर किस प्रकार से दूसरी बात है गोगो दीदी योजना। हमारा कहना है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये योजना लाया। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर उपस्थित जितने भी युवा लोग हैं ये नौकरी की बात करते हैं, ये अभी ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हेमंत सोरेन भी इस बात को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नौकरी हम दे नहीं सकते। तो क्या जिस समय 2014 में जब वो मैनिफेस्टो जब वो जारी कर रहे थे उस समय उनको होश नहीं था? जो आपके एक वोटर ने, हजारीबाग के इस वोटर ने एक सवाल किया कि उनके लिए विकास क्या है, दोनों पार्टियां क्या सोचती हैं, इस पर उनका जवाब चाहिए था। आप दोनों से मुझे जवाब इनके लिए चाहिए। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद आप जाइएगा तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज बना है झील के सामने। भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास सरकार ने वो विकास किया और 2 सालों के अंदर टाइम लिमिट के अंदर उस मेडिकल कॉलेज को बनाया। और ये हजारीबाग की जनता से ये वादा करते हैं बिल्कुल कि आने वाले में एयरपोर्ट जब भी आएगा और यहाँ से जो उड़ान भरेगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। आपने अपनी बात रख ली। हजारीबाग की जनता के लिए विकास क्या है, क्या विकास हुआ है यहाँ की जनता के लिए? आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग में मोटा मोटी 10 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे रही है। नगर निगम, विधायक, सांसद तीनों भाजपा के रहे हैं। फिर भी आप अगर देखेंगे तो अभी हम चूंकि पूरे विधानसभा का ग्राउंड लेवल पे हम काम किए, तो इतना बड़ा समस्याओं का चेकलिस्ट है। मतलब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह की, हर पंचायत का एक अलग समस्या है। कहीं पानी की समस्या है, कहीं चारदीवारी की समस्या है, कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है, कहीं पे शिक्षक नहीं है। हर जगह पे कुछ ना कुछ। अभी तो ऐसा एक जगह है हमारे सदर विधानसभा में जहां आज़ादी के बाद अभी तक बिजली नहीं गई है, उसका भी एस्टिमेट करवा के हम लोग काम कराने, काम उसका शुरू हो जा रहा है। तो समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग को जो मेन हमको समस्या समझ में आ रहा है हजारीबाग का, हम लोग का इतना पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर है, थोड़ा सा आंधी पानी आता है तो लाइन 1-1 दिन 2-2 दिन चला जाता है। सबसे मुख्य समस्या है कि अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होना सबसे ज़रूरी हजारीबाग में है, जो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, उनको सिंचाई में दिक्कत ना हो। दूसरा समस्या है, यहाँ पे हम इस बात को, हम लोग अगर आते हैं तो सरकार में बात को रखेंगे। देखिए क्या हुआ कि सरकार बनने के बाद एक बात समझनी होगी आपको, 2 साल कोरोना लग गया, उसके बाद आपका जो
भारतीय जुमला पार्टी के जो उनके सिपाही लोग हैं, ईडी सीबीआई, उन लोगों ने सरकार को डिस्टर्ब करने का काम किया। सरकार को सुचारू रूप से चलने का समय कहाँ मिला। हमारे मुख्यमंत्री को उठाकर झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। सरकार अगर सही मामले में देखेंगे तो 1 साल से सरकार ने काम किया, अदरवाइज सरकार के लोग परेशानी रहे। कभी उस पदाधिकारी का झूठा रेट, कभी वहाँ झूठा रेट। आज एक चीज़ बताइए मेरे को, जितने लोग, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, बाकी सारे लोग गलत हैं? ये मुझे बता दीजिए। छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। इसका जवाब आप देना चाहेंगे? जी, 1 मिनट। अभी जो इन्होंने जो विषय कहा कि मुख्यमंत्री जी को 6 महीना जेल में डाल दिया गया, मैं श्री मुन्ना सिंह जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो स्पष्ट आप ध्यान में है ना कि वो बड़गई का मामला था ना? वो मामला गलत है मेरे भाई। सवाल का जवाब इधर-उधर ना जाए, हाईकोर्ट ने उस मामले को मामला था ना, देखिए बड़गई का मामला था, बड़गई जमीन का मामला था ना। आज एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको बड़गई के जमीन के मामला में हमको जेल में डाल दिया गया, और वही मुख्यमंत्री उसी सीओ को पोस्टिंग करते हैं और उसी सीओ का प्रमोशन करके हजारीबाग में एसडीओ बनाते हैं, और वही मुख्यमंत्री एसीबीसी वही एसडीओ के घर में छापामारी करते हैं और बाद में कहते हैं यही एसडीओ जो है आय से अधिक संपत्ति वही बड़गई के जमीन में कर लिया, इसलिए उसके घर पर जो है उस पर केस होता है। तो ये मुख्यमंत्री तो दोहरी मानसिकता वाला, दोहरी बात का जवाब नहीं हुआ, ये बात का उत्तर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम गोलमोल जवाब से तो ना जनता संतुष्ट होगी। बिल्कुल अगले मुद्दे की तरफ। आदिवासी बहुल ये प्रदेश है, 26% यहाँ के वोटर आदिवासी हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है और देश की जनता भी जानना चाहेगी कि आदिवासी हो या फिर महिला इस राज्य के, क्या इनकी सुध ली जाती है या चुनावों से पहले ही योजनाओं का ऐलान होता है और बाकी 5 साल उन्हें भुला दिया जाता है? आपसे भी सवाल। इसमें ऐसा है कि आज तक 24 साल में झारखंड के वासियों को ठगा गया है। कोई भी सरकार आई है, कोई खुल के काम नहीं किया है। आज देखिए यहाँ ज़मीन को खोद खोद करके खड्डा बना करके ले जाया जाता है, ज़मींदारों को उसका हक नहीं मिलता है। तो आज ये जो दोनों सरकार, जो दोनों पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये अपने आप में झांक के देखे कि क्या काम हो रहा है। झारखंड के युवा त्रस्त हैं, सब यहाँ से बेरोजगार होकर के बाहर चले जाते हैं। तो और अब सब बताते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला करके रखे हुए हैं, किसी को न्याय नहीं मिलता है, हर दर लोग भटकते हैं, ब्लॉक से लेकर के कचहरी से लेकर के। विकास का जो जुमला है बिल्कुल एकदम देख रहे हैं क्या हालत है झारखंड और हजारीबाग का। तो ये सारी बातें हैं, नेशनल पार्टी है, ठीक है, हम लोग बहुत भरोसा के साथ सब लोग वोट देता है। आज जिस तरह से युवाओं को ठेस पहुंचा है, यहाँ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, बेरोजगार है, आज हर दूसरे राज्यों में आज इंडस्ट्रियल जोन बना करके लोगों को वहाँ बुला करके मजदूरी करवाया जा रहा है, वहाँ रोजगार दिया जा रहा है। क्या ये झारखंड 24 साल में सब नहीं कर सकता था? सबसे मेन बीमारी ये है कि यहाँ जो भूखा मर रहे लोग, अगर घर में अनाज मिलेगा, रोटी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोग अपने माँ बहन को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। झारखंड को इन लोगों ने हमेशा के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एकदम बोलते हैं कि इसके ऊपर किसी का नज़र नहीं है और अभी बदलाव की जरूरत है। आप निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं, आप भी निर्दलीय के तौर पर, आप भी ऐसे में मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है। देखिए दोनों पार्टी आप सवाल करेंगे, आप भी तो मैदान में बात रख रहे हैं आप लोग के पास में। जब आपने सीटों को बेचने का काम किया तो विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो आपने कितना आंदोलन किया छात्रों के हित में। जब आप चुनाव आया तो आप जाके मुख्यमंत्री आवास घेर रहे। आप 5 साल कहाँ थे? क्यों नहीं घेरे आप? 5 साल जाके मुख्यमंत्री आवास घेरते, सब सुधार हो जाता। आप भी चाहते हैं कि चुनाव का जब आएगा तब सरकार को घेरेंगे, वहां माहौल बनाएंगे, उसका बोलेंगे वोट अब हमको दो, अब हम करेंगे। समान मैया समान योजना की बात कहें, 4 साल आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं दिए? और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 5 जो यहाँ पे लाया है कि 2500 महिला को, माताओं को 2100 रुपया देंगे, तो फिर कांग्रेस वाले बोले नहीं हम 2500 देंगे। ठीक है, अरे भाई हम हिंदुओं को क्या दीजिएगा? हम हिंदू वोट दबा करके देते हैं, हमारे गौरक्षक जाकर के गौरक्षा करते हैं, उन पर आप FIR कराते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दिन में एक ट्वीट रात में ये सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं। हिंदुओं के लिए जो लड़ता है, जो कार्यकर्ता हिंदुओं के लिए लड़ता है, उसके लिए क्या है भारतीय जनता पार्टी क्या देगी? और एक भी विधायक, जैसे अमरदीप यादव जी ने कहा, अरे हम तो भाजपा का प्रचार करते थे, हम तो सोचते थे राष्ट्रीय पार्टी है और हिंदू राष्ट्र की बात करेगी, लेकिन इन्होंने कह दिया कि आपने सदस्यता ज्वाइन करना क्या जरूरी था भाई? हमको बिना सदस्यता ज्वाइन किए हम नहीं प्रचार कर सकते हैं। आप हासिल बात पूरा मौका दीजिएगा इनको, बात पूरा करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं आप लोग, जोड़ नहीं रहे हैं जी। बटेश्वर जी सबसे पहले एक मिनट
अभी अभी आप सभी की बातों को सुने राष्ट्रीय पार्टियों की। सबसे पहले हम जनता के सवालों को, जो बेरोजगारी है उसके संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे, और जो जन मुद्दों को, जहां बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पुल नहीं है, आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आज घाघरा नदी का पुल नहीं है इचाक में, श्यावणा नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है, आरा नदी में पुल का निर्माण नहीं हुआ है, देवरिया जाते हैं पुल का छलका टूट गया है इचाक बरकट्टा विधानसभा का, और एशिया का सबसे गर्म कुंड सूरज कुंड, जिसका आज तक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हुआ है। हमें जनता इस सवालों को दिमाग में लाई है। मैं विधायक बनता हूं, निर्दलीय विधायक, तो इस समस्याओं पर पहला मैं समाधान करूंगा और क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र का दरवाजा खोलने का मैं काम करूंगा। तो आप अपने मुद्दे साफ तौर पर रख रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा संयम से काम लें, शांति से काम लें, तो आप लोग का भी मौका आएगा। आप लोग नेताओं को सुन रहे थे। 5 साल में एक वोटर की जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने प्रतिनिधि से सवाल करे। आप लोग क्यों नहीं वोटर करते हैं? जब चुनाव आता है तो ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछिए, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया मैच होता है ना, वैसे ही ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी मैच खिलवाते हैं। इनको देश या राज्य से, जनता से लेना देना नहीं है, लोगों को सेंसिटिव करना है और वोट समेटना है। चाहे मेरा सवाल यही है कि 5 साल में आप लोग कितने बार जाकर अपने नेताओं से सवाल पूछते हैं? मिलते ही नहीं है नेता, कभी लाइफ में नहीं मिले हैं। नहीं मिलते। नया जमान, नया अनुष्ठान और नया कर्तव्य जो बनते हैं अपने खाली मान। जी जी, मैं एक मुद्दा पूछना चाह रहा हूँ। अभी जैसे कि इतनी बड़ी सभा रखी गई है, मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप प्रसाद जी, उन्हें यहाँ का मुद्दा जरूरी नहीं लगा, या ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि जिनके कारण उनका प्रेजेंट होना, अवेलेबिलिटी उनकी नहीं हो पाई? दूसरा प्रश्न भी है कि बरसात के सीजन में प्रदीप प्रसाद जी वहाँ पानी जमा पिलावल में तो भरवा के उसको लेबलिंग कराने लगे, और हजारीबाग का सबसे खराब रास्ता देखना है तो उनके मोहल्ला का है आनंदपुरी का। अहमद जी, आप जवाब देंगे? आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ क्यों नहीं हैं, तो सभी को जानकारी है कि इस बार चुनाव का जो कार्यकाल है, नॉमिनेशन करने के बाद से वोटिंग के टाइम का बीच का जो अंतराल है वो कम है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुबह 6 बजे से बारिश के माहौल में भी दारू प्रखंड का दौरा कर रहे हैं। मैं उनके साथ में था, तो कई जगह पर उनका कार्यक्रम था, तो वहाँ से मैं यहाँ पर आया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर जगह जनता के बीच में पहुँचना जरूरी है, और इसका मतलब यह है कि आपके अगर प्रत्याशी यहाँ मौजूद है, इसका मतलब आपके प्रत्याशी का कार्यक्रम कहीं नहीं बना, वो आपके प्रत्याशी खाली बैठे हैं, आप लोग प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं उनका। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये कोई मुद्दा नहीं होता है कि प्रकार से लोकसभा चुनाव में, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 240 सीट आया और कांग्रेस के युवराज उछल रहे थे 99 ज्यादा है, और आप ये बताइए कि पिछला चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने 55,000 वोट लाया, तो जो 55,000 वोट लाया वो ज्यादा है कि जो 31,000 वोट लाया वो ज्यादा है? तो 55,000 वोट लाने वाले आज कहाँ हैं? चलिए तो राहुल गांधी की वो समझ में नहीं आता है ना। चलिए, बहुत शोर हो रहा है, मुझे ब्रेक लेना होगा। तो इलेक्शन कार्निवल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हजारीबाग से ये खास शो जारी रहेगा, कहीं मत जाए। एक बार फिर स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज हम पहुंचे हैं हजारीबाग और हमारे साथ एक बेहद खास पैनल। हम आखिरी पड़ाव में हैं इस कार्यक्रम के, तो हम सभी पैनलिस्ट से एक ही सवाल करना चाहेंगे। शुरुआत बटेश्वर जी आपसे कि हजारीबाग की जनता, जिसके लिए आप प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हुए हैं, आपको वोट क्यों दे? सबसे पहले मैंने बताया आपको कि मैं आज 40 वर्षों से संघर्ष का इतिहास बनाया। आप सुने होंगे आज ही रात में एक्सीडेंट हुआ, रात में 12 बजे रात लाके पोस्टमार्टम कराया।
जनता के सवालों को रात दिन हम उठाते ही रहते हैं और मुझे विश्वास है कि जनता का प्यार कि विकास की गंगा कैसे बहे इसके लिए संघर्ष नौजवान करेंगे, उसी का इतिहास बनता है। जो आजादी की लड़ाई में जो लड़ा हमारे स्वतंत्रता सेनानी, आज उन्हीं का इतिहास है। जो नहीं लड़ा उसका इतिहास नहीं है। तो मेरा कहने मतलब समाज के हित में आप आंदोलन कीजिए, जन आंदोलन कीजिए, आपका इतिहास बनेगा और समाज का विकास पूर्ण रूप से होगा। इसके लिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में आया हूँ। मुन्ना सिंह जी, इंडिया ब्लॉक को या कांग्रेस को या जेवीएम को झारखंड की जनता इस बार वोट क्यों दे? सबसे पहले जो विकास का कार्य अधूरा रह गया है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। और चूंकि हम अपने बारे में बताना चाहते हैं, सभी लोग के सुख में दुख में उनकी जिस खुशी हो हर जगह पर उपस्थित होते हैं और हजारीबाग में एक सद्भावना का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है, सभी को भाईचारगी लेकर चलना चाहते हैं, समाज में एक सुखद और प्यार का माहौल बनाना चाहते हैं, यही हमारी प्राथमिकता होती है। और एक हम भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को कहना चाहते हैं, सभी नौजवान साथियों को, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो भगवान राम का आधार है। हम भी क्षत्रिय हैं, हमारे भी पूर्वज, हम जहाँ से आए हैं भगवान राम के ही वंशज हम लोग हैं। तो हमारा बात को आपको हम जो बताना चाहते हैं, भगवान राम भगवान होते हुए भी मनुष्य के रूप में धरती पर आके एक संदेश देने का काम किए, जो रामचरितमानस के माध्यम से लोगों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा के वो अपना दिखाना चाहते हैं हिंदू, वो गलत है। आपको पहले अपने धर्म के बारे में जानना होगा। और कोई भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, वो प्यार सिखाता है। झारखंड की जनता एनडीए को या बीजेपी को वोट इस बार क्यों दे? सीधा सवाल का जवाब आपका भी देंगे। और श्री मुन्ना सिंह जी ने नहीं, मुन्ना सिंह जी का जवाब आपने मना नहीं किया उस समय, जब इन्हें आपने अपनी बात बहुत बार रखी किया तो आपने मना नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके भी सवाल जल्दी, बिल्कुल वक्त बहुत कम है जी। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। झारखंड के जनता पिछले 5 वर्षों में झारखंड का क्या हाल हुआ ये भली भांति जानती है। हजारीबाग रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मांग है। झारखंड में विकास की गंगा बहे, चहूं और विकास हो, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है। केंद्र का भी 1 मिनट विनोबा भावे विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, ये एक विषय है। आपके इलाके की जनता यहाँ मौजूद है और हमारे जरिए भी दर्शकों के पास ये बात पहुँचेगी। आपको वोट यहाँ की जनता क्यों दे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक युवा साथी जो परिचय मेरा दिया वो गलत समझ रहा है। मैं आज प्रवासियों के लिए हमेशा अपनी जीवन को कुर्बान किया, उन लोगों के साथ रह करके। जितने प्रदेश में बाहर राज्यों में जो डेथ करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, उसको हमेशा बॉडी भेजने का काम करता हूं। उनकी सारी समस्या को ख़त्म करना चाहता हूं और करते आया हूं। अभी क्या है, ये जितने भी युवा हैं, अगर आप इन लोग अगर बाहर जाकर के देखें दूसरे राज्यों में, तो झारखंड के युवाओं को क्या हाल है वो खुद सब लोग जान रहे हैं। हर लोग अगर ये बात को नहीं बोले कि किसके यहाँ से कौन युवा बाहर नहीं जाकर के मजदूरी कर रहा है, तो मैं इसलिए निर्दलीय होकर के आया हूँ कि जो प्रवासी लोग हैं, जो 50 लाख बाहर में जाकर के अपनी माँ बहन को छोड़ करके अपना जीवन अकेले बिता रहे हैं, तो उसको यहाँ रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, इसके लिए मैं यहाँ काम करने आया हूँ। अगर सबको अच्छा लगेगा, दर्शकों को अच्छा लगेगा, तो ये हम जरूर करके इन लोगों को सामने दिखाएंगे और रोजगार यहाँ हजारीबाग में खड़ा करेंगे। यहाँ से लोग कोई भी पलायन नहीं करेगा, ये मेरी सोच है। आप क्या बदलाव लाने वाले? जहाँ तक बात है शिक्षा, झारखंड के किसी भी विद्यालय में जाइएगा जी, तो आपको एक क्लास में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का बच्चा पढ़ेगा। एक क्लास में 4 क्लास का बच्चा पढ़ता है। लेकिन अमन कुमार जाएगा तो जिस प्रकार का आपका डीपीएस और एंजल हाई स्कूल है, वैसा स्कूल सरकारी स्कूल करेगा। शिक्षा बढ़िया हो जाएगा तो रोजगार खुद। चलिए, तो ये फैसला हजारीबाग की जनता को लेना है कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि कैसा हो। और 13 वो तारीख है जब यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधियों के लिए फैसला लेगी, ईवीएम में बटन दबाएगी। तब तक के लिए इलेक्शन कार्निवल चलता रहेगा। जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज सुबह जब हम हजारीबाग के झील के पास पहुंचे
तो वहाँ की जनता ने भी हमें हजारीबाग के उम्मीदवारों की फिटनेस रिपोर्ट दी है। तो चलते चलते उसी पर नजर। झारखंड के इस चुनावी मौसम में दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, चुनावी बातें और चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं। हम पहुंचे हैं हजारीबाग के इस झील के पास, जहां पर रोज़ कई सैकड़ों की तादाद में लोग, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, वो मॉर्निंग वॉक्स के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं, अपने फिटनेस का वो ध्यान रखते हैं। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 5 सालों में जो मौजूदा सरकार है और विपक्षी दल हैं, उनकी फिटनेस रिपोर्ट क्या कहती है। चुनाव सर पर हैं और हम जानते हैं कि आप लोग इस पर ध्यान रख रहे होंगे कि कौन क्या वादे कर रहा है। पिछले वादे पूरे हुए, खुश हैं कि एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं और एक बार फिर परखने का मौका मिलेगा आपको, पार्टियों को और उम्मीदवारों को। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, लास्ट टाइम जो चुनाव हुआ था हमारे यहाँ, कई वादे किए गए थे। संजोग से भाजपा के सांसद जो भी हैं, वो हम विधायक बने थे, मनीष जायसवाल जी, उन्हें कई वादे किए, कई वादे पूरे भी हुए, लेकिन संजोग से उस टाइम में सरकार भाजपा की नहीं बनी थी, यूपी की सरकार बनी थी। जितना उन्होंने वादा किया हमको कहीं दिख नहीं रहा है। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं हजारीबाग का सबसे खूबसूरत ये झील है, जहाँ पर आप यह रिपोर्टिंग दर्ज कर रही हैं। झील 5 सालों में दिन ब दिन हजारीबाग की इस खूबसूरत ये आत्मा कही जाती है, और झील पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कई बार इस पूरे झील को ग्रीन जोन एरियाज घोषित करने के लिए राज्य सरकार से मांग किया, लेकिन दिन ब दिन यहाँ कुछ न कुछ निर्माण हो रहे हैं और झील भी पूरी तरह ध्वस्त होता चला रहा है, अपने पुराने गौरव को खोता चला जा रहा है। उसी तरह जो विकास का फिटनेस है हजारीबाग का, हजारीबाग विधानसभा का, लगभग कोई भी रास्ता आपको अच्छा नहीं दिखेगा। हर जगह गड्ढा है, गुढ़ा है, हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ी आपको दिखेगी। पूरा शहर आपको लगेगा कि एकदम पौराणिक शहर बनता चला जा रहा है। विकास के नाम पर खर्चे बहुत हो रहे हैं, लेकिन पैसा जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी भी चिंता यही है कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? चिंता सबसे बड़ा यही कि कोई काम नहीं हो रहा है। पैसा फंड पूरा आता है सरकार के द्वारा, लेकिन काम धरातल पे कुछ नहीं उतरता है। सबसे ज़रूरी काम इस वक्त इस इलाके के लिए क्या है? आज के दौर में झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, शिक्षा। मैं सभी राजनीतिक दलों से मांग करूंगा कि ईमानदारी पूर्वक और जितने भी प्रशासनिक दल के प्रशासनिक क्षेत्र के अफसर हैं, वो ईमानदारी पूर्वक काम करें, तभी वो विकास कर पाएंगे और तभी वो यहाँ पे या ईमानदार उम्मीदवार, ईमानदार राजनीतिक पार्टी और ईमानदार सरकार की ज़रूरत है। आप वोट डालते हैं? आप यंग वोटर हैं हजारीबाग के? फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। अरे वाह, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये सब सुन रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो बहुत बार वोट डाल चुके हैं। जी बहुत मायूस है। यहाँ का सिस्टम ही बहुत ख़राब है। ना रोड्स है, ना नाली है, ना ट्रैफिक नियम है, और ना ही हम लोगों के एजुकेशन का कुछ पॉलिसी अच्छा है, और ना ही हमारा है ना जॉब के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है। इस बार जो प्रदीप प्रसाद जी को टिकट मिला है, तो हम लोग को उनसे बहुत अपेक्षा है हजारीबाग की जनता को, कि उनका बहुत हम लोग नाम सुने भी हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है जिसका ध्यान देना चाहिए आपके नए प्रतिनिधि को? बेरोजगारी। यहाँ पे बहुत रोजगार का कमी है और रोजगार चाहिए सबको। रोजगार के लिए ही इस बार यहाँ के युवा वोट करेंगे। वैसे तो ये चुनावी मौसम है और हम आए हैं हजारीबाग, यहाँ की राजनीति की दशा और दिशा पर और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन हजारीबाग का अपना एक इतिहास रहा है, इसकी कला और संस्कृति की पहचान दुनिया भर में इस आर्ट फॉर्म के ज़रिए भी इस इलाके को मिली है। आप देख सकते हैं ये सोहराई और कुबर आर्ट फॉर्म है, जो यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। और
अब इस आर्ट को, इस कला को दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। पुतली दीदी इस वक्त हैं जो इस आर्ट फॉर्म से उनका परिवार कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और अब पुतली खुद इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ा रही हैं। आप ये जो बना रही हैं ये कब से बना रही हैं और आपके फैमिली में सब बनाते हैं इसको? मेरा मम्मी बनाती थी, बनाते बनाते सीख गई सब चीज़ें, जानवरें बनाते, हुंडार सियार, कैसे बाघ पकड़ रहा है, हरिन को रोजगार कभी कभी मिलता है, कहूँ कहूँ जाते हैं यही वाला बनाने के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स में, साड़ी में, बैग में, जूट बैग में, अलग अलग यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स में उसको पेंट करके एक मार्केट बनाया जा रहा है। झारक्राफ्ट भी इसमें काफ़ी दिन से जुड़ी हुई है, एक प्रोडक्ट बना के ताकि इनको रोज़गार दे। घर के दीवार में बनाते बहुत अच्छा, बट एक रोज़गार के नज़रिए से देखने के लिए इसको एक हैंडीक्राफ्ट के तरह डेवलप करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं। यही है मकसद एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल का कि हम जब अलग अलग इलाकों से गुजरें तो ना सिर्फ वहाँ की राजनीति, वहाँ के उम्मीदवारों, वहाँ की राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानकारी हासिल करें, बल्कि ये भी कि वहाँ की जो स्थानीय कला है, संस्कृति है, उस पर कितना काम हो रहा है, उसको कैसे स्थानीय आदिवासी हों या फिर स्थानीय जनता कितना सहेज कर रख रही है। तो हमारी कोशिश भी यही थी।